सैकड़ों बरस गुजरे। ईरान के मुल्क पर एक बादशाह कुबात हुक्मरान हुकूमत करता था। शहर मदाइन इसका दारुल हुकूमत था। उसकी हुकूमत में रईयत खुशहाल थी। अमीर गरीब सब चैन की बांसुरी बजाते थे। उसे रियाया की बेहतरी और आराम की हर वक्त फ़िक्र रहती थी। यही वजह थी कि सब इससे खुश थे और इसकी सलामती और लंबी उम्र की दुआएं मांगा करते थे। कुबात के 40 वज़ीर थे। वज़ीर आज़म यानी सबसे बड़े वज़ीर का नाम अलकश था। ये बहुत अक्लमंद था और बादशाह हुकूमत के काम इसी के मशवरे से करता था। वज़ीरों के अलावा बादशाह के दरबार में 700 आलिम और 700 नजूमी भी थे। ये लोग बादशाह को दानाई की बातें बताते थे। उन्हीं दिनों शहर मदाइन में हज़रत दानियाल की औलाद में से एक नहायत नेक और सीधा सादा शख्स भी रहता था। उसका नाम ख्वाजा बख्त जमाल था। वो नजूम में इस कदर माहिर था कि लोग दूर दूर से इसके पास अपनी किस्मत का हाल मालूम करने के लिए आते थे। बख्त जमाल जो कुछ बताता वो सब सच निकलता। अगर वो चाहता तो अपने इस हुनर की बदौलत चंद रोज़ के अंदर अंदर मालदार बन जाता। लेकिन वो लालची न था, कभी किसी से कुछ न मांगता। हाँ, जो कोई उसे अपनी मर्ज़ी से कुछ दे देता शुक्रिया के साथ ले लेता। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा बख्त जमाल के इल्म की शोहरत वज़ीर अलकश के कानों तक भी पहुँची और इसके दिल में बख्त जमाल से मिलने की आरज़ू करवटें लेने लगी। इसने अपने एक ग़ुलाम को बख्त जमाल के घर भेजा ताकि उसे अपने साथ महल में ले आए। लेकिन बख्त जमाल ने ग़ुलाम के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, अगर वज़ीर अलकश मुझसे मिलना चाहते हैं तो इन्हें मेरे घर आना चाहिए। मुझे उनसे मिलने की ख्वाहिश नहीं, मैं इनके महल में नहीं जाऊंगा। ग़ुलाम ने यही बात अलकश से जाकर कह दी। अलकश पहले तो गुस्से से लाल पीला हुआ कि एक मामूली की आदमी की ये जुर्रत कि वो वज़ीर के बुलाने पर ना आए और टिक्का सा जवाब दे। लेकिन फिर कुछ सोच कर वो खुद ही इसके यहाँ पहुँच गया। बख्त जमाल ने इसको बड़ी इज़्ज़त से अपने पास बिठाया, खातिर तवाज़ो की और कहा, जनाबे वाला, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर आपका आना मेरी खुश नसीबी है। फरमाइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। हमने सुना है कि तुम्हें नजूम कमाल हासिल है, तुम गैब की बातें बताते हो। क्या तुम हमें ये कमाल सिखाओगे? ये सुनकर ख्वाजा बख्त जमाल चंद लम्हे चुप रहा, फिर कहने लगा, जनाब, मैं क्या और मेरा कमाल क्या? बुज़ुर्गों से जो कुछ मुझ तक पहुँचा है मैं इसे अपने सीने में महफूज कर रखा है। अगर आप ये इल्म हासिल करना चाहते हैं तो मुझे क्या इनकार है, लेकिन जनाब को इसके लिए मेरे ही घर आना होगा। हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, वज़ीर अलकश ने कहा। और फिर ख्वाजा जमाल बख्त का इम्तिहान लेने के लिए इसने हिसाब लगाकर ऐसी बातें पूछीं जिनका हैरत से इनका मुंह तकने लगा, क्योंकि ये वो बातें थी जो खुद अलकश के सिवा दुनिया में कोई और शख्स नहीं जानता था। और ख्वाजा जमाल बख्त ने इसका जवाब उसे दे दिया था। अलकश रोज़ाना बख्त जमाल के घर जाता और इससे उल्मे नजूम हासिल करता। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों में मोहब्बत बहुत हो गई और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि अगर किसी रोज़ उनकी मुलाकात न होती तो दोनों बेचैन रहते थे। बख्त जमाल ने अपने दोस्त वज़ीर अलकश को बड़ी मेहनत से नजूम की तालीम दी और अलकश सब कुछ बहुत जल्द सीख गया। अब वो भी दूसरों की किस्मत का हाल बताया करता था और इसकी बताई हुई बातें सच्ची निकलती। एक रोज़ अलकश ने अपने दोस्त बख्त जमाल की तकदीर का हिसाब लगाया तो उसे मालूम हुआ कि आने वाले 40 दिन बख्त जमाल के लिए सख्त मनहूस हैं। अगर वो इन 40 दिनों में घर से बाहर निकला तो इसकी जान को ख़तरा है। ये देखकर वो सख्त परेशान हुआ। वो जानता था कि इसके हिसाब में गलती नहीं हो सकती। वो उसी वक्त बख्त जमाल के घर गया और उसे बताया कि आइंदा 40 दिन इसकी ज़िंदगी में भारी गुजरेंगे। उन दोनों में वो हरगिज़ घर से बाहर न निकले। ये सुनकर बख्त जमाल फ़िक्रमंद हुआ। उसने भी अपने बारे में हिसाब लगाया तो यही मालूम हुआ कि अलकश सच कहता है। अब मैं जाता हूँ, इंशाअल्लाह 40 दिन के बाद मुलाकात होगी। अलकश ने कहा, बहुत बेहतर, जो खुदा की मर्ज़ी। बख्त जमाल ने जवाब दिया, मैं 40 दिन तक घर ही रहूँगा और उम्मीद तो यही है कि मेरी जान सलामत रहेगी, आगे अल्लाह जाने। अलकश ने जाने के बाद बख्त जमाल अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और आप एक गोशे में बैठकर इबादत करने लगा।
दिन एक एक करके गुजरने लगे, यहाँ तक कि 39वां दिन भी खैरियत से गुजर गया। अब बख्त जमाल को इत्मीनान हुआ कि मनहूस घड़ियाँ टल गईं। 40वें रोज़ वो सुबह सवेरे बेदार हुआ, नहा कर कपड़े पहने और ये सोच कर घर से निकला कि अलकश से मुलाकात करनी चाहिए। वो बेचारा हमेशा मेरे घर आता रहा है और मैं एक मर्तबा भी उसके यहाँ नहीं गया। अलकश से मुलाकात की खुशी में वो ये भी भूल गया कि 40वां दिन पूरा नहीं गुजरा है और अभी आफत की इस घड़ी इसके सर पर है। इसने हिसाब लगाने की भी ज़रूरत महसूस न की और अलकश के महल की जानिब रवाना हो गया। अलकश के महल की तरफ 2 रास्ते जाते थे, एक शहर में से और दूसरा दरिया के साथ साथ। बख्त जमाल ने सोचा कि शहर के रास्ते से जाना ठीक नहीं, राह में बहुत से लोग मिलेंगे और तरह तरह की बातें पूछकर वक्त ज़ाया करेंगे, इसलिए दरिया की तरफ से जाना चाहिए। यह सोचकर वो इसी रास्ते पर चल पड़ा। चलता गया यहाँ तक कि दोपहर हो गई और सूरज इसके सर पर चमकने लगा। तब इसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूलकर एक बियाबान में आ निकला है। हर तरफ गहरा सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई देता था, न जानवर। हाँ, कुछ फासले पर एक बहुत पुरानी लेकिन अजीमुशान इमारत के भयानक खंडर ज़रूर दिखाई दिए। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बख्त जमाल उन्हीं खंडरों की जानिब चला। वो असल में यह मालूम करना चाहता था कि ये खंडर किस इमारत के हैं और हो सकता है कोई आदमी इनमें रहता भी हो। जब वो इस पुरानी हवेली के खंडरों में दाखिल हुआ तो मालूम हुआ कि ये इमारत हज़ारों बरस पुरानी है, क्योंकि इसकी ईंटें काली और बुसीदा हो चुकी थीं। दीवारों पर से मसाला जगह जगह से झड़ चुका था। खंडरों के अंदर बड़े बड़े कमरे और कोठरियाँ थीं जिनके अंदर अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों ने बेशुमार जाले तन रखे थे। छतों पर 1000 बार चमगादड़ उल्टी हुई लटकी हुई थीं। बख्त जमाल ये मंजर देखकर किस कदर खौफ ज़दा हुआ, लेकिन थका हुआ होने की वजह से कुछ देर आराम करना भी चाहता था, इसलिए एक बंद दरवाजे के साथ टेक लगा कर बैठ गया। एकाएक इसकी निगाह दरवाजे में लगे हुए ताले पर पड़ी। ताला बहुत बड़ा था लेकिन इसे जंग खा चुका था। बख्त जमाल ने बैठे बैठे हाथ बढ़ाकर ताले को छुआ और ज़रा सा जोर लगाया तो वो टूट गया। ताला तोड़ने के बाद उसने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। हल्के से शोर के साथ दीमक लगी हुई लकड़ी की ये भारी दरवाज़ा खुल गया। इसने झांक कर देखा तो एक तहखाना सा नज़र आया, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। वो सोचने लगा, खुदा मालूम कि इस तहखाने में क्या है, देखना तो चाहिए। धड़कते हुए दिल से वो आहिस्ता रही तहखाने में उतरने लगा। अब उसने अपने आप को एक लंबे चौड़े बाल हॉल कमरे में पाया। इसकी छत को ऊंचे सतूनों ने सहारा दे रखा था। यहाँ हर तरफ गर्दो गुबार जमा हुआ था। एक अजीब किस्म की बदबू फैली हुई थी। हॉल के एक गोशे में कुछ चीज़ें रखी हुई थीं। वो उधर गया। ये लोहे के बड़े बड़े संदूक थे और इनमें ताले लगे हुए थे। ये लोहे के बड़े बड़े संदूक थे और इन सब में ताले लगे थे, लेकिन इन्हें भी जंग खा चुका था, इसलिए बख्त जमाल के लिए कुफल खोलना दुश्वार न था। चंद मिनट के अंदर अंदर इसने सारे कुफल तोड़ डाले। इसने जूं ही पहले संदूक का ढकना उठाया तो मारे हैरत के इसका जिस्म सुन्न हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आता था। यह संदूक जवाहरात से लबालब भरा हुआ था। वो देखकर हैरान रह गया। ख्वाजा बख्त जमाल ने कांपते हुए हाथों से दूसरा संदूक खोला, फिर तीसरा, तो देखा कि सब में सोने, चांदी और अशरफियाँ पड़ी हुई हैं। इस संदूकों को गिना, इनकी तादाद 7 थी, लेकिन उसके सामने 3 पड़े थे। इस खजाने को पार करके ख्वाजा बख्त जमाल के होश उड़ गए। इसकी समझ में न आता था कि आखिर ये ख़जाना अब तक लोगों की नज़रों से छुपा क्यों रहा है। वो इतना बदहवास हुआ कि अपने अमल के ज़रिए भी और इल्म के ज़रिए भी पता न कर सक। उसके बाद उसने सोचा कि मैं इतनी दौलत किस काम की, मैं इसे अपने वज़ीर दोस्त अलकश को दे दूँगा। वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला, तहखाने का दरवाज़ा बंद किया और खंडरों से बाहर आ। सूरज अब भी आसमान से आग बरसा रहा था, लेकिन ख्वाजा बख्त जमाल को इसकी कोई परवाह न थी। खजाना पा लेने की खुशी में वो दौड़ता हुआ शहर की तरफ गया और फिर वहाँ से अलकश वज़ीर के महल का रास्ता लिया।
الکش کو جب اس کے خادم نے بتایا کہ خواجہ جمال وقت ملاقات کے لیے آیا ہے تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اسی کے حساب سے ابھی 40واں دن پورا نہیں ہوا تھا۔ خواجہ بخت جمال کی جان سورج غروب ہونے تک خطرے میں تھی۔ وہ جلدی سے محل کے دروازے پر آیا، اسے بڑی عزت سے اپنے ساتھ اندر لے گیا اور کہنے لگا، خواجہ صاحب آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں تو خود مغرب کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج 40واں دن ہے؟ ہاں بھائی، آج 40واں دن ہے اور 39واں دنوں کی طرح یہ بھی خیریت سے گزر جائے گا، لیکن تعجب ہے کہ یہ 40واں دن میری زندگی کا سب سے مبارک دن ثابت ہوا۔ خواجہ نے کہا، وہ کیسے؟ الکش نے پوچھا، اور تب خواجہ بخت جمال نے خزانہ ملنے کا تمام واقعہ وزیر الکش کو سنایا اور آخر میں بولا، یہ خزانہ آپ ہی کو مبارک ہو، میں بھلا اتنی دولت کا کیا کروں گا؟ ہاں، اگر آپ کا جی چاہے تو اس میں سے کچھ مجھ کو دے دیجیے گا، میرے لیے وہی بہت ہوگا۔ الکش نے جلدی سے 2 گھوڑے منگوائے، ایک پر خود سوار ہوا اور دوسرے پر خواجہ بخت جمال کو سوار کیا اور عمارت کی طرف چل پڑے۔ اسی پرانی عمارت کے کھنڈروں کے نزدیک جا کر گھوڑوں سے اترے اور سیدھے تہہ خانے میں گئے۔ بخت جمال نے تینوں صندوق باری باری کھول کر الکش کو دکھائے۔ جواہرات کو خزانہ دیکھ کر الکش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اب اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ اس نے سوچا، ایسا نہ ہو کہ بخت جمال کسی اور سے ذکر کر دے۔ پھر یہ بات بادشاہ تک پہنچ جائے، ایسا ہوا تو اس خزانے پر بادشاہ قبضہ کر لے گا اور میرے ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بخت جمال کا کام تمام کر دیا جائے تاکہ خزانے کا راز کسی پر ظاہر نہ ہو۔ یہ سوچ کر الکش نے بخت جمال کو زمین پر گرا دیا اور آپ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ بخت جمال نے اپنے دوست سے کہا، الکش یہ کس طرح کی سخت حرکت ہے، تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ الکش نے کہا، آج تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے۔ خواجہ بخت جمال نے پوچھا، تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ الکش نے جواب دیا کہ اگر تم زندہ رہے تو کسی اور سے اس خزانے کے بارے میں ذکر کرو گے۔ خواجہ بخت جمال نے کہا، نہیں، میں اس کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ لیکن الکش نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے مار کر اسی کھنڈرات کے ایک کونے میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وزیر الکش اس کے خواجہ بخت جمال کے گھر گیا اور اسے کہا کہ خواجہ بخت جمال کے گھر گیا وزیر الکش اور اس کی بیوی سے کہنے لگا کہ بادشاہ نے اسے کسی ضروری کام کے لیے چین بھیج دیا ہے، لہٰذا وہ اب گھر واپس جلدی نہیں لوٹے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور سارے خزانے پر قبضہ کر لیا۔